बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरशद शरीफ जब से इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार देखकर वाकई यकीन आता है कि अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों को नवाजते हैं जो दिलों के साफ़ होते हैं और जिनकी नीयत साफ़ होती है। आप जो भी कहें, लेकिन अरशद शरीफ की नीयत साफ़ थी। अरशद शरीफ इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे, एक अच्छी सोच रखते थे, एक अच्छी शख्सियत के हामिल थे और अल्लाह पाक इज़्ज़त भी उन्हीं लोगों को देता है जो ऐसे ही हमदर्द होते हैं, जैसा कि उनके दोस्तों ने, उनके कॉलीग्स ने उनको पाया। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो शेयर की जिसमें मैंने अरशद शरीफ साहब की बेटी जो है, उन्होंने अपने वालिद के बारे में जो एहसासात का इजहार किया, जो कुछ बातें शेयर की, उसके बाद उनकी वाइफ ने उनके बारे में जो बातें की वो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद उनके कुछ दोस्त, उनके कुछ कॉलीग्स, उनकी कुछ बातें मेरे सामने आई जिसका मैंने जिक्र अपनी गुज़िश्ता वीडियो में किया, तो आप लोगों ने कहा कि महरीन हमसे वो भी शेयर कीजिएगा। आपकी इसी ख्वाहिश पर मैं उनके कुछ दोस्तों ने उनके बारे में कुछ बातें बताई हैं, किस तरह के वो दोस्त थे, कुछ वाक़यात उनके साथ गुजरे हुए वक्त जो हैं वो उन्होंने शेयर किए, वो सब मैं आपके सामने रख देती हूँ। उनके साथ काम करने वाले कुछ ऐसे लोग जो उनके बहुत करीब रहे, जिनकी उन्होंने बहुत मदद भी की अरशद शरीफ ने, वो उनके बारे में बताते हैं। एक साथी उनके कहते हैं कि अरशद शरीफ जो है वो एक बेहतरीन तहकीकाती सहाफ़ी थे। उनकी मौत ने मुझे हिला कर रख दिया, न सिर्फ मुझे बल्कि मुझ समेत उन तमाम दोस्तों को और मोहब्बत करने वालों को जो उनके करीब थे। ये खबर एक ख्वाब ही लग रही थी और दिल बार बार कह रहा था कि काश एक भयानक ख्वाब हो, सच ना हो। उनके एक दोस्त बताते हैं, बेसिकली वो प्रोड्यूसर भी रहे हैं, उनके साथ चैनल पे काम भी किया हुआ है। वो कहते हैं कि 24 अक्टूबर की रात में 3 बजे तक जाग रहा था, ट्विटर को देख रहा था और फिर मैं सो गया। तब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन सुबह भाई की मेरे कॉल आती है और उनकी आवाज़ और लहजा ऐसा था जैसे कोई सानहा हो गया। वो कहते हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। तो कहते हैं कि मैं काफ़ी देर तक खामोश हो गया और ना बोलने को कुछ था, ना समझने को, सिर्फ उनका चेहरा सामने आ रहा था और साथ में लफ्ज़ कत्ल। कहते हैं कि मैं तो खून में लथपथ उनके चेहरे के बारे में सोच भी नहीं सकता था और ऐसा हो गया था। चंद ही लम्हों में उनके साथ गुजरा हुआ एक एक मिनट आंखों के सामने घूमने लगा और दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। अरशद शरीफ एक बारूब, रहमदिल, सखी और दलेर सहाफ़ी थे। वो जो एक बार ठान लेते थे उस काम को मुकम्मल किए बगैर सुकून नहीं लेते थे। अपने सीनियर से हम सुनते थे कि फ़लाँ की मौत की खबर आई, सुनाते हुए मुश्किल हुई, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन कुछ लिखते हुए नम आँखों के साथ साथ मेरे हाथ भी काँप रहे होंगे। ये जो ख़्यालात हैं जिनका ये इजहार कर रहे हैं उमर फैज़ान है, जो कि जर्नलिस्ट है, वो ये बातें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि अपने सीनियर से जब वो कहते हैं कि मेरा 6 साल से अरशद शरीफ के साथ ताल्लुक़ था और एक लंबा अरसा उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने इतने प्रोफेशनल अंदाज में कभी किसी को काम करते हुए नहीं देखा। उनका उठना, बैठना, चलना फिरना सब सहाफ़त था। आपको याद होगा मैंने आपके साथ शेयर किया था, उनकी वाइफ ने भी कुछ इसी तरह की बातें की, पढ़ने का कितना शौक़ था और वो कहते थे कि मैं तो सिर्फ एक सहाफ़ी हूँ, मॉर्निंग शो में जाकर मैं क्या करूँगा। अच्छा, फैज़ान कहते हैं कि उन्हें सहाफ़त के अलावा ना कुछ दिखाई देता था, ना कुछ सुनाई देता था। अगर कहीं खाने जाना हो तब भी वो ख़बर की तलाश में ही होते थे। अगर कहीं घूमने जाना होता तो कागजात की तलाश में रहते कि कोई ख़बर मिल जाए। वो वक्त से बहुत आगे का सोचते थे और छोटी छोटी चीज़ों को जहन में रख कर चलते थे। नए आने वाले सहाफ़ियों के लिए वो एक बेहतरीन मिसाल थे। इससे एक बात याद आई कि वो जब शहर से बाहर कुछ शूट करने जाते तो एक ही तरह की फ़िरोज़ी शर्ट पहनते और एक ही काली पैंट, और सर्दी हो तो काली जैकेट। ऐसा लगता था कि अरशद शरीफ का यूनिफॉर्म हो। पहले वो कहते हैं कि मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आई कि इसकी वजह क्या है, लेकिन जब अरशद शरीफ 2020 में शुमाली वज़ीरिस्तान गए तो उन्होंने फिर वैसी ही काली पैंट, फिरोज़ी रंग की शर्ट पहन रखी थी जैसा कि 2012 और 2014 में वज़ीरिस्तान में रिकॉर्डिंग के दौरान पहन रखी थी। और तीनों दौरों का जब एक फ्रेम बनाया गया तो ऐसा मालूम हुआ कि गोया ये एक ही सफ़र की रुदात है। अच्छा, दस्तावेज़ात के बगैर वो कहते हैं कि वो कोई बात नहीं करते थे, हमेशा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते थे कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ज़ुबानी नहीं बताओ। ऐसे नहीं कि वहाँ से सुन लिया, यहाँ से सुन लिया। अभी मैं गुज़िश्ता दिनों सुन रही थी, सिद्दीक जान हमारे एक सहाफ़ी हैं और वो बता रहे थे हामिद मीर के बारे में कुछ किस्से सुना रहे थे कि किस तरह से हम लोग पार्लियामेंट हाउस में बैठे होते थे और जब हम जा रहे होते थे सारी खबर लेकर, और उस वक्त हामिद मीर साहब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहे होते थे और वो सीधा सीधा बातें पूछ लेते थे और उसके बाद अपने प्रोग्राम में बैठकर कहते थे कि जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। यानी कि आप वहाँ पर नहीं होते लेकिन ख़बर लोगों से लेकर आप कहते हैं जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ पर अरशद शरीफ के जर्नलिज़म का ये आलम था कि वो हमेशा बात डॉक्यूमेंट्स को देख कर करते थे, बात को सामने देख कर करते थे। तो वो दस्तावेज़ात के बगैर बात नहीं करते थे और ये सबसे अहम चीज़ है।
जो वो कहते हैं कि हमने अरशद शरीफ से सीखी। अच्छा, फैज़ान कहते हैं कि हम मजाक किया करते थे कि अरशद साहब को मौसम का हाल बताएं तो उस पर भी वो डॉक्यूमेंट मांग लेंगे, और एक दिन वो कहते हैं कि वाकई ऐसा ही हुआ, बारिशों की पेशगोई थी, लिहाजा वो कहते हैं मैंने शो में चलने वाले हेडर्स में ये लाइन डाल दी, लेकिन उन्होंने इस पर इन्हिसार करने से इनकार कर दिया और महकमा मौसमियात की प्रेस रिलीज़ निकालने को कहा, और फिर उन्होंने इस पर बात की। यहाँ से आप एक शख्स के मेयार का, काम के मेयार का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जेन्युइन काम करने के आदी थे। अच्छा, फैज़ान कहते हैं कि मेरे उस्ताद की मौत मेरे लिए तो गम की खबर है ही, लेकिन मेरी वालदा भी इस गम से निढाल है। आज जब वो कहते हैं कि मैंने फ़ोन पर उनसे बात की तो वो रोते हुए कह रही थी कि आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मैं रोज़ यूट्यूब पर अरशद को देखती थी, मीडिया में ये बंदा ही तो मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मुझे याद है कि जब मैंने AIY न्यूज़ चैनल की मुलाजमत छोड़ने का फ़ैसला किया तो उस वक्त भी मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि अरशद से मशवरा करो, जैसा वो कहे वैसा करो। वो कहते हैं कि मैंने बहुत कम बड़े लोगों को अपना सामान खुद उठाते देखा, लेकिन अरशद शरीफ अपनी ज़ात में एक बड़े इंसान थे। जब भी दफ्तर से निकलते या बाहर शूट के लिए जाते तो कभी अपना सामान या बैग किसी दूसरे को उठाने नहीं देते, और ये मैं आपको बताऊं, ये आजिज़ी और इनकिसारी की एक मिसाल होती है। वो काफ़ी अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे, मगर जब कहीं शूट करने जाते तो उनमें 20 साल के नौजवान वाली हिम्मत नज़र आती थी। आप अंदाज़ा लगाएं, एक शख्स जो दिल के आर्जे में मुब्तला था, उसे मुल्क छोड़ना पड़ा, बच्चे घर बार छोड़ने पड़े, वहाँ पर जिस हाल में रहना पड़ा, हमने उसे कितने अरसे तक 2 कपड़ों में 2 मुख्तलिफ सूट्स बार बार तब्दील करके प्रोग्राम करते देखा। और उसके बाद जो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिस अज़ियतनाक मौत का जिक्र किया जाता है, वल्लाह आलम, ये तो अल्लाह ही जानता है सच क्या था, आखिरी वक्त कैसा था। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, वो कहते कि हमेशा वो मतलब नौजवानों की तरह काम करते नज़र आते थे। पूरी टीम थक जाती थी लेकिन वो नहीं थकते थे। सहाफ़त के साथ उनका जुनून की हद तक लगाव था, शायद इसीलिए सहाफ़त करते करते सबको दुखी छोड़कर चले गए। वो कहते हैं कि अपने काम पर उन्हें यकीन था, इसलिए वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं थे और हमेशा दूसरों को प्रमोट करने की कोशिश करते थे। इस मीडिया इंडस्ट्री में बहुत से अहम ओहदों पर ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अरशद शरीफ के शागिर्द रहे। न जाने कितने दूर दराज इलाकों से रिपोर्टिंग करने वालों को अरशद शरीफ मेन स्ट्रीम पर लाए और आज वो एंकर है। वो कहते हैं कि मुझे भी स्क्रीन देने वाले अरशद शरीफ हैं। वो अपने शो के 40 मिनट में से 10 मिनट मुझे दे देते थे, जिसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक एंकर, क्योंकि हमने खुद एंकरिंग की हुई है, प्रोग्राम्स किए हुए हैं बड़े बड़े चैनल्स पर, अपना एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है और एक एंकर, एक प्रोग्राम एंकर चाहता है कि स्क्रीन पर सिर्फ वही छाया रहे। ऐसे में अगर इंसान अपने स्क्रीन मिनट्स में से किसी को अपने मिनट्स देता है तो ये बड़ी बात होती है, बड़े ज़र्फ़ की बात होती है। इस महंगाई के दौर में वो कहते हैं कि फैज़ान कहते हैं कि जब अपने बच्चों को पढ़ाना एक मुश्किल काम है, वहाँ अरशद शरीफ मुझे कहते थे कि तुम मज़ीद तालीम हासिल करो, किसी यूनिवर्सिटी से MS कर लो, मैं तुम्हारी फ़ीस दूंगा। मेरा दिल करता है तुम नौकरी के साथ MS भी करो। फैज़ान कहते हैं कि किसी को कोई भी मसला होता, चाहे वो गार्ड हो या दफ्तर का कोई साथी हो, वो सबसे पहले अरशद शरीफ के पास जाता। मरना तो सबको ही है, किसी ने बाकी नहीं रहना, लेकिन उनकी मौत की खबर सुनकर दिल बेचैन है, मगर साथ ही ये भी सोच रहा हूँ कि ऐसी मौत शायद किसी किसी को ही नसीब होती है। पूरा मुल्क उनसे मोहब्बत और दुख का इजहार करता है। बेशक अरशद शरीफ से वो कहते हैं कि मेरी कुछ ऐसी रफ़ाकत रही है कि लोग मुझे भी कॉल्स करके ताज़ियत कर रहे हैं, गोया मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ। जिसकी भी कॉल आती है वो रो रहा होता है। ये तहरीर लिखते हुए फैज़ान कहते हैं कि अरशद शरीफ का हंसता मुस्कुराता चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा है। सोचता कुछ हूँ और लिखते हुए कहीं और ही निकल जाता हूँ। शायद मेरे कैरियर की ये सबसे बेरब्त लिखाई होगी। ऐसा कोई कमाल का बंदा, ऐसा कोई दोस्तों का दोस्त था। उनका दफ्तर नहीं बल्कि बैठक होती थी। शाम के वक्त दफ्तर में बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी उनसे मिलने आ जाते और बस फिर खानों का सिलसिला शुरू हो जाता। अल्लाह ने उन्हें ऐसी सखावत अता की कि बंदा देखता रहे। हमेशा उन्हें खिलाने वालों में से ही देखा। ये भी बड़ी बात है और ये बड़े ज़र्फ़ वालों का काम होता है। किसी से कुछ लेते नहीं थे, मगर हमेशा अपनी जेब से खर्च करते, और अगर कोई खर्च कर देता तो नाराज़ हो जाते थे। शायद लोगों को मालूम नहीं कि वो जितने रहम दिल थे, इतने ही गुस्से के भी तेज़ थे। अगर कभी गुस्सा आ जाए तो तौबा, पूरा दफ्तर खामोश हो जाता था। और फिर थोड़ी देर में जब गुस्सा उड़नछू होता तो अरशद साहब सबको मनाना शुरू कर देते थे। ये भी एक अच्छे दिल वाले इंसान की बात होती है कि वो अपनी गलती को रियलाइज़ करे और रियलाइज़ करने के बाद दूसरों से माफ़ी भी मांगे। जैसे एक बाप बेटे को गुस्सा करने के बाद मनाता है, इसी तरह वो अपने साथ काम करने वालों को मनाते और बाद में खाना भी खिलाते थे। वो कहते हैं कि मैं तो अपनी उनके साथ होने वाली पहली मुलाकात को नहीं भूल पाता, जब जॉब इंटरव्यू के लिए कुछ 6 साल कबल उनके दफ्तर में दाखिल हुआ और वो सामने खड़े टाई पहन रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुनफरद इंटरव्यू था। समझ नहीं आई थी कि ये इंटरव्यू था या गपशप। वो हर किसी के गम को समझते और सही मानों में उसके साथ खड़े होते थे। उनके गम को भुलाना आसान नहीं,
نہ جانے ان کے بچوں کے ساتھ ساتھ کون کون یتیم ہو گیا۔ ان کے ساتھ کام کرنے والی خاتون صحافی نے، جن کے لیے وہ ہمیشہ ایک باپ کی طرح کھڑے رہے، ایک ٹویٹ کیا تھا، ذرا سنیے گا۔ انہوں نے لکھا، آج میں دوسری بار یتیم ہو گئی۔ ایسا شخص ہو، انسان ایسا دنیا سے گیا کہ بہت سے لوگوں کو اداس کر گیا۔ سٹی رپورٹنگ سے آغاز کرنے والے ارشد شریف لاکھوں لوگوں کے لیے اپنی دلیرانہ صحافت سے ہیرو کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کی زبان کو کوئی بند نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی بند کر سکا۔ انہوں نے زبان تو آج تک بند نہ کی، مگر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تحریر، اس نے میرے دل کو تو چھوا۔ آپ کے دل کو چھوا کہ نہیں چھوا، ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔